नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। 5 तारीख से भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ही टीमों का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमीन पर पटकनी देकर आई है, तो इंग्लैंड भी श्रीलंका को उसी के घर में 2-0 से मात देकर आत्मविश्वास से लबरेज है। ऐसे में जब दोनों टीमें भिड़ेंगी तो ये देखना दिलचस्प होगा, क्या इंग्लैंड की टीम भारत को उसके घर में हरा पाएगी, भारत का अहंकार तोड़ पाएगी, या फिर एक बार फिर से इंग्लैंड मात खा के अपने घर वापस जाएगी। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारत के सबसे वरिष्ठ खेल पत्रकारों में से एक अभिषेक त्रिपाठी जी, और आप इनके आर्टिकल अच्छे खासे पढ़ते होंगे दैनिक जागरण में। स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल यही कि दोनों टीमों का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की लड़ाई है, तो दोनों में कौन भारी पड़ने वाला है? नहीं, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई है और ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत टीम थी। और इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराया है उसके घर पे जाके। तो ये दोनों टीमें जो हैं सामने वाली टीमों को उनके घर पे हरा के आई हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बहुत बड़ी बात है, वो भी चोटिल टीम के साथ। तो इसलिए भारत का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और भारत अब अपने घर पर है और इंग्लैंड जो है भारत में आया हुआ है, तो इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और एक और सबसे बड़ी इम्पैक्ट करने वाली बात यह है कि भारत जो है उसका कप्तान वापस आ गए हैं, वो अपने घर पे खेल रहे हैं। और भारतीयों को थोड़ा ये बायो बबल और इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है, उन्हें इन सब परेशानियों को जो बड़ी इजीली लेते हैं। इंग्लैंड के प्लेयर के साथ या इंग्लिश लोगों के साथ ये दिक्कत है कि वो थोड़ी सी परेशानियों में उनको दिक्कत होने लगती है। तो ये बायो बबल इंग्लिश टीम का सिरदर्द बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि भारत का पलड़ा ज्यादा भारी होगा। सर, अब इसमें देखने वाली बात एक चीज ये होगी कि लास्ट टाइम पिछले अगर 10-15 सालों में देखा जाए तो इंग्लैंड ये एक टीम रही है कि जो 2012-13 के दौरान भारत को 2-1 से श्रृंखला हराई थी। तो क्या, और इंग्लैंड की टीम के पास अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, और लेकिन एक जगह स्पिन उनकी शायद उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें अनुभव की कमी है। तो क्या बिना अच्छे स्पिनर के इंग्लैंड हरा पाएगी? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि भारत में आपको पता ही है कि स्पिन पिच होंगी, और जहाँ स्पिन नहीं होंगी वहां पे भी हमारे क्यूरेटर उसको स्पिन पिच बना देंगे। तो और चेन्नई की पिच की बात करें तो वो स्लो रहती है, स्पिन को मदद करती है। और भारत का चेन्नई में टेस्ट में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो इंग्लैंड की राह बहुत कठिन है। और सबसे बड़ी बात है, जो इंग्लैंड की ये टीम आई है वो फुल मेच्योर टीम नहीं है, उसमें बहुत से सीनियर प्लेयर नहीं है। वो 2 टेस्ट के बाद आएंगे, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको बताया कि बायो बबल के कारण इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जो है ये तय कर रखा है कि वो प्लेयरों को शिफ्ट करते रह रहे हैं। कुछ प्लेयर को एक सीरीज में खिला रहे हैं, कुछ प्लेयर को दूसरे सीरीज में खिला रहे हैं। तो बहुत ज्यादा सब कुछ निर्भर करेगा जो रूट पे जो इंग्लैंड के कप्तान है वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और एक जो रूट ही है जो स्पिनरों को बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इंग्लैंड के लिए ये बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। इंग्लैंड को 4-0 से भी हार मिले तो कम होगी। ये तो बात गौतम गंभीर भी कह रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगभग सभी लोग जानना चाहते हैं कि प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि भारतीय टीम के कप्तान भी जो है टीम के साथ जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा ईशांत शर्मा की वापसी हो रही है, रविंद्र जडेजा चोटिल हैं। तो बड़ा मतलब असमंजस की स्थिति है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि प्लेइंग 11 क्या होगी भारतीय टीम की। देखिए, अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जगह बनानी है। और अगर उसमें जगह बनानी है तो आपको ये सीरीज जीतनी होगी। और आप अपने घर में 4-0 से सीरीज जीते, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को भूल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन अलग थी। उस कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे प्लेयर ने परफॉर्म किया। अब हमें इंडियन कंडीशन के हिसाब से अपनी टीम चुननी चाहिए। तो विराट आपके पास होंगे, आपके कप्तान है, आपके पास रहाणे होंगे वाइस कैप्टन। और इसके अलावा ओपनर में आप रोहित शर्मा और शुभमन गिल के साथ जाएंगे। बुमराह वापसी कर रहे हैं तो बुमराह खेलेंगे ही खेलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि बुमराह के साथ दूसरा पेस बॉलर क्यों होगा, क्योंकि ये इंडिया है, तो इंडिया में 2 पेस बॉलर से ज्यादा आप नहीं खिलाएंगे। तो मुझे लगता है कि ईशांत शर्मा के साथ जाना चाहिए। सिराज और शार्दुल को अभी आराम करना चाहिए। और ईशान जो है बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, इंडियन पिच को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। सिराज
ऑस्ट्रेलिया की पिच में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इंडिया की पिच में टेस्ट मैच में उनके लिए 20-30 ओवर फेंकना एक पारी में बहुत मुश्किल काम होगा। तो मुझे लगता है कि पेस बॉलिंग में ईशांत के अनुभव का फायदा उठाना चाहिए। और जहां तक ऋषभ पंत खेलेंगे, मुसाहा को मौका नहीं मिलेगा शुरू के टेस्ट में, पुजारा रहेंगे, तो हमारे ये 8 प्लेयर हो गए। अब ये बचता है कि बॉलर स्पिनिंग में, तो स्पिन बॉलर में आपके पास रविचंद्रन अश्विन है, वो 100% खेलेंगे। रवींद्र जडेजा नहीं है, तो रवींद्र जडेजा की जगह मेरा ये मानना है कि कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए। कुलदीप यादव वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर्स में हैं। अगर वो किसी और टीम में होते तो वो तीनों फॉर्मेट में खेल रहे होते। पता नहीं क्या कंडीशन है या क्या टीम का जो है तारामेर या टीम प्रबंधन, क्या नाराजगी है उनके साथ कुलदीप यादव के साथ जो उनको नहीं खिलाता है। मुझे लगता है कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए। और एक जो स्थान बचता है उसमें आप या तो वाशिंगटन सुंदर के साथ जा सकते हैं, या आप केएल राहुल को खिला सकते हैं, या हार्दिक पांड्या को खिला सकते हैं। हार्दिक पांड्या अगर 5-10 ओवर बॉलिंग भी करेंगे तो, और बैटिंग भी कर लेंगे, तो वो ऑलराउंडर का स्पेस वहां पे हो जाएगा। जिस प्रकार से वॉशिंगटन सुंदर ने गावा टेस्ट में परफॉर्मेंस दिया, बल्ले के साथ भी और बॉलिंग में भी उन्होंने अच्छा किया, लबुशाने को आउट किया, तो उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि उनके चांसेस ज्यादा मजबूत है और जब वो इंडिया में खेलेंगे तो उन्हें हो सके हल्का स्पिन भी बॉल मिले? वहां तो उतना स्पिन उन्हें मिल नहीं रहा था। नहीं, इंडिया में आपको एक प्रॉपर स्पिनर की जरूरत होगी। जब आपके पास वहां पे वाशिंगटन सुंदर को इसलिए खिलाया गया था क्योंकि आपके पास इनएक्सपीरियंस टीम थी, आपके पास बल्लेबाज इनएक्सपीरियंस थे, तो आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए था जो बैटिंग कर सके, इसलिए उनको वहां पे खिलाया गया था। यहाँ पे आपको प्रॉपर बॉलर चाहिए क्योंकि आपके पास आपका एक्सपीरियंस बैटिंग में वापस लौट आया है। वहां पे चोटिल थे प्लेयर, यहाँ पे आपके पास पुजारा पुजारा है, रहाणे है, विराट वापस आ गए हैं, और रोहित है, गिल है, आप केएल राहुल वापस आ चुके हैं, ऋषभ पंत हैं। आप इंडियन पिच पे हैं जहां पे आपको खेलने की आदत है। आपको स्टार्क का सामना नहीं करना है, आपको जो है हेजलवुड का सामना नहीं करना है, आपको कमिंस का सामना नहीं करना है। आपको यहाँ पे आप अपने प्रॉपर अपने किले में हैं और उस किले को आपको बचाना है। तो उस किले को बचाने के लिए आपको एक्सपीरियंस के साथ जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इंडियन पिच को देखते हुए कुलदीप यादव बेस्ट होंगे। अगर मान लीजिए वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेलते हैं, एक और नाम है जिस पर काफी खूब चर्चा हो रही है, मयंक अग्रवाल। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें जो भी मौके मिले कुछ खासा प्रदर्शन वो नहीं कर पाए, खासकर बतौर ओपनर बल्लेबाज तो वो मिशेल स्टार का लगातार शिकार हो रहे थे, लेकिन भारतीय पिचों पर वो बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और उन्होंने पिछले कुछ सीरीज करके भी दिखाया है, दोहरे शतक भी लगाया, शतक भी लगाया। तो क्या उन्हें मौका मिलेगा या फिर वो बाहर बेंच पे ही बैठेंगे? मुझे नहीं लगता कि उन्हें अभी शुरुआत के 2 टेस्ट में मौका मिलने की कोई गुंजाइश है। अगर कोई चोटिल होता है या वो किसी का परफॉर्मेंस खराब होता है तो भले उन्हें मौका मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता है। गिल वहां पे अच्छा परफॉर्म करके आए, विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया है। रोहित रोहित ने भी अपना छोटी छोटी अच्छी पारियां खेली हैं। वो रोहित और गिल की जोड़ी भी अच्छी लग रही है, दोनों ने ओपनिंग स्टार्ट दी है, दोनों तेज भी खेल लेते हैं। अगर आप पुजारा नीचे धीमे खेलते हैं तो ऊपर ऊपर वो प्रॉपर रन पर ओवर 2 या 3 रन के एवरेज से वो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ओपनिंग स्लॉट में अभी कोई जगह है और मयंक को नीचे जगह मिलेगी, क्योंकि मयंक को जब वहां पे नीचे भी खिलाया गया, मिडिल ऑर्डर में भी खिलाया गया, तब भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो यहाँ मुझे नहीं लगता, यहाँ अगर आप मिडिल ऑर्डर में किसी को खिलाएंगे तो केएल राहुल वापसी कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मयंक की कोई जगह बन रही है। एक नाम और है हनुमा विहारी, क्योंकि जो तीसरा टेस्ट में उन्होंने जिस प्रकार से मतलब खेल के अश्विन के साथ मैच को ड्रॉ कराया था, उसके बाद क्या लगता है टीम में उनकी जगह है अभी भी नहीं, भारत? मुझे लग रहा है कि हनुमा विहारी तो चोटिल चल रहे हैं, इसलिए जी। वो उनको उनका अभी खेलना फिटनेस मुश्किल होगा। फिटनेस को लेकर के उनकी कोई जानकारी नहीं है शायद। हाँ, अभी 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 तो हनुमा विहारी का कोई वो टीम में नहीं है। जी। तो अभी फिलहाल 2 टेस्ट में तो जो मैंने आपको नाम बताए थे जी। उनमें जी। से ही कुछ प्लेयर खेलेंगे, और वही मुझे लगता है लास्ट 11 रहेगा। एक विकेट कीपर पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत का जो पेस बॉलरों के खिलाफ जो उनका सक्सेस रेट है वो लगभग 92% है, लेकिन स्पिनर पे काफी कैच छोड़ते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा कि वहां बॉल ज्यादा टर्न नहीं हो रही थी, अश्विन की गेंद पे कई उन्होंने कैच छोड़े, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को उन्होंने कैच छोड़े। और भारत में जब बॉल ज्यादा टर्न होगी तो क्या मतलब कैचेज उनसे ज्यादा छूटने के चांसेज हैं? तो इस वजह से ऋषभ देखिए वो पंत, इस वजह से साहा देखिए का वो उन्होंने है।
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऐसा काम किया है कि अब उन्हें ना बाहर नहीं कर सकते। उनकी जितनी गलतियां थी और जितने पाप थे वो सब धुल चुके हैं। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गंगा नहा ली है। तो अब वो गंगा नहाने के बाद वो पवित्र हो चुके हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अगले 2 टेस्ट में उनका कोई स्पेस, उनकी जगह रिद्धिमान शाह को खिलाया जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ऋषभ पंत ही खेलेंगे। उन्होंने जो ऐतिहासिक पारी खेली और जो आप ऑस्ट्रेलिया में आपको जिताया, तो मुझे नहीं लगता कि ये उनको हटाना भी चाहिए। उनके साथ गलत होगा, मोरल भी टूटता है। तो ऋषभ पंत ही खेलेंगे। अब इन दो के उनके पास एक बहुत बड़ा मौका है। ऋषभ पंत की किस्मत बहुत अच्छी रहती है कि उन्हें मौके मिलते हैं। वो वर्ल्ड कप में भी उनकी जगह नहीं थी, वो टीम में नहीं गए थे, लेकिन वहां पे कुछ प्लेयर चोटिल हो गए तो ऋषभ पंत को वर्ल्ड कप खेलने को मिल गया इंग्लैंड में। यहाँ पे भी उनको स्पेस नहीं बन रहा था और शाह की वापसी हो गई थी, लेकिन फिर प्लेयर चोटिल होते गए, चोटिल होते गए। इनका खराब परफॉर्मेंस चलता रहा, लेकिन फिर इन्हें आखिरी में मौका मिला और इन्होंने पारी से आपको आप अपनी पारी से जो है जिता दिया। तो ऋषभ पंत हैं, जिन्हें मौके मिलते हैं उन्होंने कुछ मौके वो भुना लेते हैं। और ये तो उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इंग्लैंड के खिलाफ उनकी कोई जगह पे कोई भी संदेह है। थोड़े से उनके बल्लेबाजी पे सर ये चर्चा कर लेते हैं। जैसे इंग्लैंड में भी टेस्ट में उन्होंने सेंचुरी लगाया है, ऑस्ट्रेलिया में दोनों बार दोनों टूर पे उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, 18-19 के दौरान भी और 20-21 के दौरान भी। लेकिन भारत में जब उन्हें मौके मिले हैं तो वो कुछ अच्छा बल्ले से भी वो कुछ खास नहीं कर पाए हैं। देखिए, ऋषभ की बैटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋषभ की प्रॉब्लम है उनके सोचने के तरीके में। उनके में उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। वो एक पारी में बहुत अच्छा खेलते हैं, दूसरी पारी में वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, दूसरी पारी में वो लूज शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। मैं एक मैच कवर कर रहा था, ओवल स्टेडियम में था। इंडिया इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट चल रहा था। केएल राहुल और ऋषभ के बीच में बहुत बड़ी जी पार्टनरशिप हुई और ये हुआ कि इंडिया वो मैच जीत जाएगा है। और केएल राहुल को आदिल रशीद ने एक बहुत अच्छी गेंद पे बोल्ड मारा। जी जी। तो उसके बाद भुवनेश्वर कुमार थे और ये ऋषभ पंत खेल रहे थे और ये लग रहा था कि चलो जीतेंगे नहीं तो ड्रा करा लेंगे। लेकिन ऋषभ पंत इतना खराब शॉट खेल के आउट हुए, 90s पे थे वो, और खराब शॉट खेल के आउट हुए। तो वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था। अगर वो नहीं खेलते, भुवनेश्वर कुमार बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, दोनों खेल के जिता सकते थे। तो नहीं जिताते तो ड्रॉ हो जाता। लेकिन तो ऋषभ के साथ यही समस्या है। उनको एक कोच को और उनके कप्तान को उसको समझाना चाहिए। वो अभी युवा है, तो उनको उनको मेंटल लेवल पे काम करने की ज्यादा, विश्वास देने की जरूरत है कि आपको हम पूरा बैक कर रहे हैं, आपको पीछे, आप आराम से खेलते रहो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है सर कि वो 89 की पारी अब उनका जीवन बदल दे और उन्हें एहसास हो गया होगा कि मैच जिताने की खुशी क्या होती है। नहीं, उनका जीवन तो ऑलरेडी बदल चुका है। उनका जीवन, वो कभी यहाँ पे रुड़की से आए थे और दिल्ली में, रुड़की से दिल्ली अप डाउन करते थे और प्रैक्टिस करते थे और कभी कभी गुरुद्वारे में भी रुके हैं। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। आज वो लैंड रोवर से चलते हैं, मर्सिडीज से चलते हैं। तो आज उनका जीवन बदल चुका है। लेकिन अब ये है कि ये उनको ध्यान में रखना है कि इस जीवन को कितने और आगे तक लेके जाना है। और वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, उन्होंने आईपीएल में परफॉर्म किया है और वो अच्छा करना भी चाहते हैं। बस मैं यही कह रहा हूँ कि जो जो उनको थोड़ा सा और तराशने की जरूरत है। और उनकी बैटिंग में कुछ नहीं तराशना है, उनकी थोड़ी सी विकेट कीपिंग तराशनी है और उनको थोड़ा मेंटल स्ट्रेंथ और उनकी मजबूत करनी है कि वो जब विकेट पे उतरे तो अपने फैसले और शॉट मारने के जो फैसले हैं वो सही तरीके से ले। उनके शॉट सारे अच्छे हैं, लेकिन किस लेवल पे जाके किस तरह का खेलना है, बस उनको ये समझाने की जरूरत अब सर इंग्लैंड टीम की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय टीम को तो जो रूट से सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो कदम निकाल के अच्छे ड्राइव कर लेते हैं और लॉफ्टेड शॉट शॉट भी अच्छा खेल लेते हैं। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे इंग्लिश प्लेयर होंगे जो भारत के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। है। देखिए, अगर आप इंग्लैंड के जो टीम है अगर उसको देखेंगे तो आपको कुछ ही नाम ऐसे दिखाई देंगे जो आपको परिचित लगेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उसमें जैसे जो रूट है
मोइन अली हैं, जेम्स एडरसन है, जोफ्रा आर्चर है, स्टुअर्ट ब्राड है, रोरी बर्न्स बर्न्स हैं और जोस बटलर है, बेन स्टोक्स हैं। तो ये प्लेयर हैं, खासतौर से बेन स्टोक्स से संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर हैं इस समय, और वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन इंडिया की पिच में वो कितने सक्सेस होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेम्स एडरसन और जोफ्रा आर्चर और स्टुअर्ट ब्राड, ये पेस अटैक के साथ मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम आगे बढ़ेगी। अब इसमें से ये लोग भारतीय पिच से कितना उछाल ले पाते हैं, भारतीय पिच पे कितना अपनी बाहों का इस्तेमाल कर पाते हैं, अपने कंधों का इस्तेमाल कर पाते हैं, तो मुझे लगता है उसी पे देखते हैं कि क्या होता है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारियां साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी ये जानकारियां अच्छी लगी होंगी, और जब चेन्नई में 5 तारीख से दोनों टीमें भिड़ेंगी तो उस दौर का मजा ही कुछ अलग होगा और लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि कोरोना के बाद भारत में ये पहले क्रिकेट मैच का आयोजन भी होगा, पहले सीरीज का आयोजन हो रहा है, तो ये अलग अनुभव होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।